स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने मोदी चल के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी की रैली के बाद अब पहले राहुल गांधी का बिहार में रोड शो और रैली का आयोजन किया गया था दोस्तों। इसके बाद अब 6 जून को भी जा रहे राहुल गांधी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने फुल फ्लैज अटैक मोड में जाने का फैसला लिया है। बताएंगे आ रही है कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेत्री प्रियंका गांधी बिहार के मैदान में दोस्तों। बताएंगे कहां पर होने वाली है उनकी सभा और किस तरीके का होगा इंतजाम। और इसी के साथ में बिहार में एनडीए गठबंधन की एक और साथी पार्टी के दिग्गज नेता ने कहा है कि मेरी नाव डुबाओगे तो तुम्हारी नाव डुबा दूंगा। बताएंगे कौन से बड़े नेता है दोस्तों जो एनडीए की नाव डुबाने में लगे पड़े हैं। इसी के साथ में मोदी की रैली के बाद हो रहा है जोरदार तरीके का घमासान दोस्तों। वहीं पर तमिलनाडु के अंदर डीएमके और स्टालिन को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में आपको बताएंगे बंगाल में अमित शाह कर रहे थे रैली, इसी दौरान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए एक बड़े वरिष्ठ नेता दोस्तों। और इसी के साथ चलेंगे पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिहार में प्रियंका गांधी के आने के बाद से पूरी तरीके से स्थिति पलट जाएगी दोस्तों और इंडिया गठबंधन जबरदस्त तरीके का चुनाव जीतने की स्थिति में आ जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में चाहिए इंडिया ना कि एनडीए लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी का दौरा नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र में करवाया जाएगा दोस्तों। जहां पर ईबीसी समाज के लोगों का सम्मेलन करेंगे राहुल गांधी, यानी नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है उन्हें राहुल गांधी की ओर से एक मैसेज दिया जाएगा, क्लियर मैसेज दिया जाएगा कि संविधान बचाना है और आपको अपने हितों की रक्षा करनी है तो कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी के इन्हीं बयानों के बाद अब कई सारे ईबीसी समाज के लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल होते चले जा रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है राहुल गांधी जब 6 जून को नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र अजगीर नालंदा पहुंचेंगे तो फिर स्थिति उसी तरीके की रहेगी दोस्तों और ईबीसी समाज का पूरा वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट होगा। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। लेकिन उससे बड़ा झटका बीजेपी और एनडीए गठबंधन को कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी के रूप में मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि अब प्रियंका गांधी की बिहार की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। यानी जिस बात का इंतजार कांग्रेस के एक कार्यकर्ता कर रहे थे दोस्तों, वो दिन पूरे होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी बिहार के चुनावी मैदान में चुनावी रण में कूदने जा रही है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की नेत्री अजीता पांडे और उनके साथ में कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्रियों ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की है दोस्तों और उनसे बिहार आवाहन का रिक्वेस्ट किया गया है। प्रियंका गांधी ने सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो बिहार के दौरे पर आ रही है दोस्तों। नेताओं के साथ में बैठकर अब डेट तय किया जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी एक और नीतीश कुमार के सबसे मजबूत वोट बैंक कहे जाने वाले ईबीसी समाज को साथ में लाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। पिछली बार ईबीसी समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ वोट डाला था और उम्मीद है कि इस बार नीतीश बाबू के स्वास्थ्य को देखकर ईबीसी समाज का वोट कहीं और शिफ्ट होगा और कहीं और नहीं बल्कि कांग्रेस की ओर वो जाएंगे दोस्तों। पहले भी 1990 के दौर में ईबीसी समाज मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा रहता था। इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया है जो ईबीसी समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के लिए क्लियर कट मैसेज है कि देश का संविधान बचाना है या फिर बड़े बड़े नेताओं को अपने समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देना है। सबसे आगे कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए उनके साथ तो खड़ा होना पड़ेगा दोस्तों। और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए एक और जो सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है दोस्तों, वो महिलाओं का वोट बैंक माना जाता है और कांग्रेस पार्टी इसी वोट बैंक को टारगेट करते हुए 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा करके आई है दोस्तों। पार्टी की ओर से महिला मोर्चा ने 2500 रुपए देने का ऐलान किया हर महीने का और इसके बाद प्रियंका गांधी जाकर इस बात को जब दोहराएंगी तो लोगों को एकदम श्योरिटी हो जाएगी कि प्रियंका गांधी ने बोला है तो डंके की चोट पर इस नीति को मैदान में उतारा जाएगा दोस्तों। जैसे कर्नाटक से लेकर हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने खुद जाकर पर्सनली महिलाओं से वादा किया कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, आप लोगों को सुदृढ़ बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए ये न्यूनतम राशि आपके अकाउंट में हर महीने डाल दी जाएगी, खासकर गरीब महिलाओं को लेकर दोस्तों उन्होंने प्रियंका गांधी ने ऐलान किया था और महिलाएं उनकी बात पर विश्वास भी करती है। और ये बात 2 इलेक्शन में साफ तौर पर दिखाई दिया था, एक कर्नाटक और दूसरा हिमाचल प्रदेश दोस्तों। जहां जहां प्रियंका गांधी खुद वादा करने पहुंची वहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं का वोट कांग्रेस के पक्ष में शिफ्ट हुआ है। यानी कांग्रेस पार्टी एक टारगेटेड अभियान चला रही है दोस्तों और इसके लिए हर तरीके की रणनीति अपनाई जा रही है और हर तरीके से सपोर्ट इकट्ठा किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि इस बार पहली बार बड़े दिनों के बाद लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, रोड मैप के साथ मैदान में उतरी है। एक एक कार्यक्रम का खाका पार्टी ने पहले से तैयार कर रखा है। कौन नेता कहां पर रैली करेगा, किस समाज के लोगों से कौन से बड़े वादे करने हैं, कैसे उनके उत्थान की बातें उनसे करनी है और कैसे उन्हें कांग्रेस पार्टी पर विश्वास दिलवाना है और बढ़वाना है दोस्तों। इसके साथ में बिहार को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन की बैठक लेने के बाद बिहार में कई सारे सभा करने के बाद दिल्ली की ओर लौटे हैं दोस्तों, वैसे ही एनडीए गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के काफी करीबी है दोस्तों, उन्होंने एनडीए गठबंधन के लोगों के होश उड़ा दी है दोस्तों। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा मैसेज दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे जरा गौर से सुनिए। वो कहते हैं कि कुछ लोगों में गलतफहमी आ गई है कि उपेंद्र कुशवाहा को डुबा देंगे, खुद उग जाओगे, मुझे डुबाकर ऐसा कभी नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है। जब हम सभी एक ही नाव में बैठे हैं तो अगर तुम मुझे डुबाने की कोशिश करोगे तो तुम लोग खुद भी डूब जाओगे। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग सभी एक ही नाव में बैठे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा अकेले नहीं डूबेंगे या बचेंगे, आप भी डूबिएगा, हम भी डूबेंगे, हम सभी डूबेंगे और डूब जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ये चेतावनी उनकी अपने सहयोगी लोगों को है। यानी वो ये जो कह रहे हैं हम सब एक ही नाव में बैठे हुए हैं, इसका मतलब वो नाव एनडीए गठबंधन की है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखेगा इसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति भारतीय जनता पार्टी शिंदे और अजित पवार गुट के घटक दल के बीच में टकराव एक बार फिर से खुलकर
सामने आ गया है। अमरावती जिले के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गुट यानी अजीत पवार के गुट और स्वाभिमानी पार्टी के नेताओं के बीच में गहरे मतभेद उभरकर सामने आ गए हैं। दोस्तों इन दिनों एनसीपी के संजय खोड़के और युवा स्वाभिमानी पार्टी के विधायक रवि राणा एक दूसरे के खिलाफ जमकर तीखे हमले बोल रहे हैं। दोस्तों दोनों के दोनों एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसीलिए पता चलता है कि एनडीए गठबंधन वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं एकजुटता को लेकर, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनका गठबंधन एक होना तो दूर की बात दोस्तों एक दूसरे की टांग खींचते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन में होने के बाद इन लोगों को जो बड़े बड़े पोस्ट नहीं मिल रहे हैं तो इन लोगों में घबराहट है और एक तरीके से नाराजगी है और नाराजगी में आपस में दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों इन लोगों को लग रहा है कि ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे तो हो सकता है कि एनडीए गठबंधन के अंदर कोई बड़ा मंत्री का पद दे दिया जाए, लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि एनडीए गठबंधन में केवल नेताओं का यूज होता है। बड़े बड़े नेता मंत्री मुख्यमंत्री बन जाते हैं और जो छोटे मोटे कार्यकर्ता नेता है, छोटी मोटी पार्टी के नेता है, उनको केवल साथ में सपोर्ट में रखा जाता है और उनको डरा कर रखा जाता है कि आप लोग जानते हैं दोस्तों की ईडी सीबीआई से लेकर कैसी कैसी संस्थानें सरकार के अंदर काम करती है और किस तरीके का आजकल उनका रूप रवैया रहता है। तो कहीं ना कहीं छोटी पार्टियों को डर लगता है कि अगर अलग हो गए तो कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ बड़ा खेला ना हो जाए, इसीलिए बेचारे सपोर्ट कर रहे होते हैं लेकिन कोई बड़ा पोस्ट भी नहीं मिलता तो राजनीति करने का फायदा ही क्या है ये भी वो सोचते रहते हैं। इसीलिए आपस में विवाद कहीं ना कहीं सच्चाई में होता है दोस्तों और कहीं ना कहीं एक तरीके से एक एक्टिंग की जाती है, ड्रामा किया जाता है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भुजबल के साथ में अजीत पवार और अजीत पवार के साथ में गृह मंत्री धनंजय मुंडे का विवाद हो गया था। साथ साथ तमिलनाडु के 2026 के इलेक्शन को लेकर डीएमके ने भी अपनी तैयारियों को जोर देना शुरू कर दिया है। पार्टी ने बीते दिन एमके स्टालिन के नए सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है दोस्तों और ओरानियल तमिलनाडु की शुरुआत की गई है। इससे पहले पार्टी की आम परिषद बैठक में स्टालिन ने सदस्यता अभियान का प्रस्ताव पेश किया। दोस्तों उन्होंने घर घर जाकर सदस्यता अभियान चलाने, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने और अधिकारियों की रक्षा के लिए संघर्ष करने की बात कही। इसके बाद पार्टी ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर कम से कम 30% मतदाताओं को सदस्य के रूप में नॉमिनेट करने का लक्ष्य रखा है। प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। दोस्तों पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए नए सदस्य बनाए हैं और पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर सदस्य बनाने का भी काम सौंप दिया गया है। मदुरई में पार्टी 20 एकड़ जगह पर पंडाल लगाएगी और डीएमके के कई सारे नेता इसमें शामिल होंगे। दोस्तों इसमें 100 फीट ऊंचे मुस्तूल पर पार्टी का झंडा फहराया जाएगा और पार्टी बैठक का उद्घाटन किया जाएगा। दोस्तों कुल मिलाकर तमिलनाडु के अंदर स्टालिन और कांग्रेस पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर चुकी है, क्योंकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और असम ये 2026 के सबसे बड़े इलेक्शन के तौर पर जाने जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता पीरजादा अमीन शनिवार को वरिष्ठ पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में, कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में एआईसीसी महासचिव पश्चिम बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रचार के अध्यक्ष पवन खेड़ा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शुभांकर सरकार और प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुब्रत दत्ता ने अमीन का पार्टी में स्वागत किया है। दोस्तों पवन खेड़ा ने कहा कि अमीन पश्चिम बंगाल के अंदर एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका उड़ीसा से लेकर त्रिपुरा तक अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। मुस्लिम पुनर्जागरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीरजादा अमीन एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने मुस्लिम पुनर्जागरण यानी रिवाइवल के लिए अच्छा काम किया है। समाज के अंदर, खासकर मुस्लिम समाज के अंदर परिवार में शिक्षा को बढ़ावा देने और तकनीकी शिक्षा और अस्पताल को लेकर बड़े अच्छे काम किए हैं। खेल को प्रमोट करने और शोध यानी रिसर्च में लोगों को लगाने और भारत के मुस्लिम समाज के लोगों की बौद्धिक क्षमता को भारतीय विकास में पूरी तरीके से लगाने का काम किया है। ऐसे में बरसों से उनका परिवार इस तरीके से मुस्लिम समाज के उत्थान में लगा हुआ है, तो उनको समाज के लोगों में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है, इसलिए वो हमारे साथ में जुड़े हैं। तो इसको जरूर कांग्रेस पार्टी के लिए एक पॉजिटिव के तौर पर देखा जाएगा, यानी कांग्रेस पार्टी को लेकर एक पॉजिटिव रवैया देखने को मिलेगा। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एआईएडीएमके ने रविवार को घोषणा की कि आईएस इन बादुरई और एम धनपाल इस साल 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए उसके उम्मीदवार होंगे। एआईएडीएमके के उप महासचिव केपी मुनुसामी ने संवाददाताओं से कहा कि एआईएडीएमके के महासचिव एडपाडी पलानीस्वामी की मंजूरी से हम राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। इसमें दो लोगों को मैदान में उतारा जा रहा है। दोस्तों पहले है आईएस इन बादुरई और एम धनपाल एआईएडीएमके की ओर से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों कुल मिलाकर प्रत्येक उम्मीदवार को राज्यसभा की सीट जीतने के लिए 34 वोटों की आवश्यकता होती है। ऐसे में डीएमके ने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और एक सीट मक्कल निधि मय्यम यानी एमएनएम को दे दी है, जिसके नेता कमल हसन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके कारण वो आराम से चुनाव जीतेंगे। और कमल हसन जब पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु की आवाज को जोर शोर से उठाएंगे। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर मऊ के विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। शनिवार को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई है। दोस्तों कोर्ट ने निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय की ओर से रविवार को आदेश जारी करवाते हुए मऊ की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है, यानी इसे एम्प्टी घोषित कर दिया गया है। दोस्तों मऊ की जो ये सीट थी, यहां से विधायक था अब्बास अंसारी और 2 साल से जब ज्यादा की सजा होती है तो आरपीआई एक्ट के तहत तो उस व्यक्ति की विधायकी या सांसदी चली जाती है। दोस्तों क्योंकि अब्बास अंसारी मऊ से विधायक थे तो उनका विधानसभा में सदस्यता चली गई है, विधायक के पोस्ट से वो हट गए हैं, तो इसका मतलब उपचुनाव होगा 6 महीने के अंदर और उपचुनाव में ये सीट वापस से इनके पास चली जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों इस सीट पर किसी और का जीत पाना लगभग असंभव होता है। ऐसे में अब्बास अंसारी के बयान पर जो एक्शन लिया
लिया गया है दोस्तों, क्या उस तरीके का एक्शन किसी और के खिलाफ लिया जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया इस वक्त एक नए मोड़ पर पहुंच गई है दोस्तों। एक मीडिया रिपोर्ट में पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जून के तीसरे और चौथे हफ्ते में हो सकता है, सप्ताह में हो सकता है। इसके लिए जरूरी चुनावी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों पिछले 1-1.5 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि आज बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, कल चुना जाएगा, परसों चुन लिया जाएगा, जून में, अगस्त में, अक्टूबर में, मई में, जब मन कर रहा है तब मीडिया वाले रिपोर्ट छाप रहे हैं दोस्तों। लेकिन भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। इसी से आप समझ जाइए दोस्तों कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो समन्वय की बातें चलती है, किस लेवल पर आपस में इनके विवाद है दोस्तों। आरएसएस बीजेपी पर कंट्रोल चाहता है तो वो जेपी नड्डा की जगह किसी ऐसे व्यक्ति को अपना समर्थन देना चाहता है जिसका आरएसएस के साथ में भी अच्छा खासा लगाव हो, लेकिन आपस में बातचीत होती ही नजर नहीं आ रही है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखे गए इस पूरे मामले पर। वहीं पर महाराष्ट्र में 1400 करोड़ रुपए की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के टेंडर रद्द होने के बाद सियासी पारा तेजी से चढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एमएमआरडी के 6000 करोड़ रुपए के एलिवेटेड रोड और 8000 करोड़ रुपए के टनल परियोजनाओं को और उसके टेंडर को रद्द कर दिया गया है दोस्तों। एमएमआरडी के अनुसार यह फैसला जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है दोस्तों। 2024 के अंदर जब महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, उसी दौर में अचानक से एक टेंडर आता है, उस टेंडर को एक बड़ी कंपनी को दे दिया जाता है दोस्तों, बिना ड्यू प्रोसेस का पालन किए हुए। यानी अमूमन यह होता है कि जब कोई टेंडर आता है किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए तो वो 60 दिनों का मौका लोगों को देते हैं कि 60 दिनों के अंदर आप लोग टेंडर भरिए और अपना रेट बताइए, बिडिंग कीजिए, इसके बाद फैसला लिया जाता है दोस्तों। लेकिन चुनाव से पहले मात्र 20 दिन के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई थी और एक कंपनी ने टेंडर भरा, उसी को प्रोजेक्ट दे दिया गया। 60 दिनों का जो नियम है उसका तो पालन ही नहीं किया गया दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखेगा इस पूरे मामले पर। इस तरीके से टेंडर की प्रक्रिया रद्द हो जाना कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए तगड़ा झटका है जिन पर 60 गांठ के गंभीर आरोप लगे पड़े हैं। सांसद अशोक कुमार पांडे बोले, कहा इंडिया की एम्बेसी ने डेनमार्क को लेकर एक जानकारी देते हुए कहा है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन यानी भारत से जो लोग भेजे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए दुनिया भर के अंदर भारत का मैसेज देने के लिए, उन सांसदों का डेलीगेशन जब ऑल पार्टी मीटिंग का रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में पहुंचा तो उसने डेनमार्क के अंदर जो कुछ पुराने जो फॉर्मर पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और पुराने जो फॉर्मर मिनिस्टर थे उनसे मुलाकात की और जो फॉर्मर डिप्लोमेट थे उनसे मुलाकात की और क्रॉस बॉर्डर के चैलेंज के बारे में बताया। सवाल यह है दोस्तों कि जब भारत के ऑल पार्टी डेलीगेशन के लोग अलग अलग देशों के अंदर जा रहे हैं तो वो पूर्व नेताओं और मंत्रियों से बात करने की जगह उसके वर्तमान मंत्री और नेताओं से बात क्यों नहीं कर रहे? आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या ये ऑल पार्टी जो डेलीगेशन अलग अलग जगह पर भेजा गया है दुनिया भर के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए, क्या ये आप सफल मानते हैं या फिर असफल मानते हैं? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर सीडीएस चौहान के खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विशेष सदन के सत्र की मांग की है दोस्तों। उन्होंने कहा कि अनिल चौहान ने एक रिपोर्ट में, एक मीडिया रिपोर्ट में बातचीत के दौरान, इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के साथ हालिया सैन्य संघर्ष में विमान के नुकसान की बात स्वीकारी है। 6 भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराने के इस्लामाबाद के दावे को बिल्कुल गलत बताया गया है। चौहान ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि यह पता लगाना अधिक महत्वपूर्ण है, ज्यादा जरूरी है कि जो हमारे जहाजों का नुकसान हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि भारतीय सेना रणनीति में सुधार करके फिर एक्शन करने के लिए मैदान में उतरी थी। यानी दोस्तों इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने इस बात को स्वीकृति दी है कि हमें भी नुकसान हुआ है इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। आपकी क्या राय है दोस्तों? मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। क्या आप मानते हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए या फिर कुछ और आपकी राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तेज प्रताप यादव ने पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी को लेकर एक भावुक संदेश लिखा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मेरी सारी दुनिया आप ही लोगों में समाई है, भगवान से बढ़कर है आप लोग, आपका दिया कोई भी आदेश आप है तो सब कुछ है मेरे पास, आपका सारा आदेश भगवान के आदेश से बढ़कर है। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और चाहिए। पापा आप अभी नहीं होते तो ना ये पार्टी होती, ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ रहे, खुश रहे हमेशा, मेरी यही कामना है। इसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव के पुत्र होने पर भी उनको बधाई देते हुए श्री बांके बिहारी के असीम कृपा से, आशीर्वाद से नवजात शिशु के आगमन पर बधाई दी है दोस्तों। कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं कि वो हमेशा से लालू यादव जी और उनके विचारों के साथ में है। लालू यादव और राबड़ी यादव उनके लिए सब कुछ है, उनका परिवार, उनका सब कुछ, उनका आदेश भगवान से बढ़कर है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि तेज प्रताप यादव एक ऐसे नेता है या फिर एक ऐसे लालू यादव जी के बेटे हैं जो अपनी पार्टी के खिलाफ कभी खड़े नहीं होंगे, हमेशा से लालू यादव जी ने जिस पार्टी को बनाया है उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। कुछ लोगों के लिए तगड़ा झटका है जो सोच रहे थे कि बिहार के अंदर उत्तर प्रदेश की तरह पार्टी में फूट डलवा दी जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है और उम्मीद है कि आगे तेज प्रताप यादव अपने बातों के साथ में सिद्ध खड़े रहेंगे दोस्तों। इसी के साथ में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के एक्शन ने कर दिया भंडाफोड़, हाईवे पर कार से उतरकर लोडिंग टेम्पो में क्यों बैठ गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि राजस्थान के जो कृषि मंत्री हैं, बीजेपी के नेता जो अमूमन नाराज रहते हैं, किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने एक फैक्ट्री पकड़ी है दोस्तों। उस फैक्ट्री में उन्होंने नकली खाद बनाते लोगों को पकड़ा है। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे सिलोरा में हुआ दोस्तों। भीलवाड़ा की तरफ जा रहे थे, इस दौरान कार से हाईवे पर उतर गए और फैक्ट्री में जा रहे लोडिंग टेम्पो में बैठकर अधिकारियों को पीछे आने के लिए कहा गया। छापेमारी के दौरान पता चला कि फैक्ट्री के अंदर नकली खाद बनाई जा रही है दोस्तों।
फर्टिलाइजर बनाया जा रहा है। गोदाम के ब्रांडेड कट्टों में मार्बल का चूना, चूरा और मट्टी भरकर डीएपी और एसएसपी और पोटास जैसे उत्पादकों के नाम लिखकर बेचे जा रहे हैं। यानी पूरी तरीके से किसानों के साथ लूट की जा रही है दोस्तों। और उससे बड़ा क्राइम यह कि किसानों की जमीन को बंजर बनाया जा रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के अपराध को किसी छोटे मोटे केस में नहीं बल्कि एनएसए के तहत डील किया जाना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डील किया जाना चाहिए। ये भारत के खाद्य सुरक्षा के साथ किया जा रहा है एक बड़ा खिलवाड़ है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी सरकार में उनके मंत्री को इस तरीके की फैक्ट्री पकड़नी पड़ रही है और सरकार के अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मुख्यमंत्री को कितना पता होगा ऐसी फैक्ट्रियों के बारे में। इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा कहीं ना कहीं नाराज रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को ऐसे बड़े कांड के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है दोस्तों। और वैसे भी उनको पर्ची पर नाम लिखकर मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो शायद वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते भी नहीं है ऐसे जनित के काम करने में। वहीं पर राहुल गांधी बोले, कहा मुजफ्फरपुर के अंदर दलित नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और फिर इलाज में हुई लापरवाही बेहद शर्मनाक है। अगर समय पर इलाज मिल गया होता तो उसकी जान बच गई होती, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा तो दूर जीवन रक्षा के लिए भी घोर लापरवाही की है और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। दोषियों और लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है दोस्तों। वही बार अपने चाचा से लड़कर अपनी पार्टी तो अलग कर गए अजीत पवार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बीजेपी के मदद से पार्टी में कुछ विधायक भी जितवा कर ले आए, लेकिन उनकी पार्टी के लोग अभी भी उनको नेता मानने को तैयार नहीं है दोस्तों। कारण यह है कि अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में एक छोटे मोटे नेता के तौर पर डील किया जाता है और उनको ज्यादातर चीजें मना कर दी जाती है दोस्तों। यहां तक कि सोचिए कि एक नेता को पता भी नहीं था उसकी पार्टी के दिग्गज नेता छगन भुजबल को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बना दिया दोस्तों, और अजीत पवार मुंह देखते रह गए। यानी अजीत पवार के पार्टी के एक बड़े नेता को इस तरीके से मंत्री का पद दिया गया और अजीत पवार को नहीं बताया गया। इसी से पता चलता है कि अजीत पवार की कोई वैल्यू नहीं करता है एनडीए गठबंधन में, और भारतीय जनता पार्टी ने तो एकदम दरकिनार कर रखा है, इनको एकदम अलग थलग कर रखा है दोस्तों। यहां तक कि नागालैंड के अंदर भी इनके साथ बड़ा खेला हो गया है। इनकी पार्टी के 7 विधायकों ने स्थानीय जो सत्ताधारी पार्टी है दोस्तों एनडीपीपी पार्टी, उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। 2 शब्द जरूर लिखिएगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में रहकर अजीत पवार का जो हाल हो रखा है दोस्तों उसके बारे में, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज है दोस्तों। पड़ोसी राज्य के झारखंड के नेताओं का अब दबदबा बिहार चुनाव में देखने को मिल रहा है। जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपने कई सारे झारखंड के नेताओं को निर्देश दे रही है कि आप लोग बिहार की ओर जाइए और बूथ प्रबंधन से लेकर मीडिया प्रचार और बड़े नेताओं के चुनावी दौरे को लेकर जिम्मेदारी संभालिए। झारखंड के पार्टी के राज्यसभा के सदस्य दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई नेताओं को पटना के दौरे पर भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को शायद अपने बिहार के नेताओं पर भरोसा कम हो रहा है दोस्तों, इसीलिए अब झारखंड के नेताओं को भेजा जा रहा है। वो झारखंड के वही बीजेपी के नेता है जिनके मैनेजमेंट पर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पानी फेर दिया था और एक तरफा चुनाव में हार का सामना करने को इनको मिला था दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखिएगा इस पूरे मामले पर। वहीं पर बिहार के चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी ने दलित कार्ड खेलने का फैसला लिया है। दलित समाज के लोगों को एक करने के लिए बीजेपी ने शिरोमणि रविदास सम्मेलन सह सम्मान समारोह आयोजन करने का दावा किया है दोस्तों, जिसके जिलेवार तारीख तय कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जानकारी देते बताया है कि जल्द ही पटना में रविदास समाज के लोगों का यह सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें लाखों लोगों को शामिल कराने की कोशिश की जाएगी। साथ ही बिहार के सभी जिलों के अंदर संत शिरोमणि रविदास सम्मेलन का आयोजन करके पार्टी अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थक दलित समाज में ढूंढेगी दोस्तों। कुल मिलाकर बीजेपी के लोगों को लगता है कि वो दलित समाज के लोगों को लेकर ऐसे कैंपेन चलाएंगे तो उनको वोट मिल जाएगा, लेकिन लोग सवाल पूछेंगे कि 20 साल से आपकी सरकार है, आपने दलित समाज के लिए किया क्या है, और अगर आपने डेवलपमेंट का कुछ विकास का कुछ काम दलित समाज के लिए किया है तो आपको तो यहाँ आने की कोई जरूरत भी नहीं थी। 2 शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों। पर संदीप ठाकुर 27 जघन्य आपराधिक मुकदमों के साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी और संदीप ठाकुर 27 जघन्य आपराधिक मुकदमों के साथ देश के प्रधानमंत्री से मिल रहा है दोस्तों। अभी पीडीए समाज के किसी व्यक्ति पर इतने आपराधिक मुकदमे होते तो योगी जी उसे मिट्टी में मिला देते। सूर्या समाजवादी यानी समाजवादी पार्टी के समर्थक की ओर से यह तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया गया है दोस्तों। आपकी जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। वहीं पर अतानु बुयान नाम का एक व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत बड़ा असम का जर्नलिस्ट बताता है दोस्तों, और इस व्यक्ति ने 2019 में दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई बुरी तरीके से चुनाव हार जाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और निकली और बाद में गौरव गोगोई ने चुनाव जीता। अब ये दावा कर रहा है कि असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जब अपने क्षेत्र में पहुंचे तो जनता का समर्थन नहीं मिला, लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हकीकत कुछ और है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखिएगा इस तरीके के तथाकथित जर्नलिस्ट के बारे में जो काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए करते रहते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग देख रहे थे, आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। बहुत